हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग सिविक्स आपका सब्जेक्ट से वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का कामकाज से संबंधित 150 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो इसका नहीं देखा है ये सीरीज का, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। अभी मैं क्लास 9th को कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने साइंस का जो है वो 4 से 5 चैप्टर कवर कर दिया है, हिस्ट्री का 3 चैप्टर मैंने करा दिया है, और ये जो है वो चौथा चैप्टर आपका सिविक्स का रहेगा। फिर अभी ज्योग्राफी और मैं अभी इकोनॉमिक्स नहीं कराया हूँ, उसको भी मैं धीरे धीरे करवा दूंगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ देखना है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सीरीज़ के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप छोटा छोटा वीडियो जो है वो टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं वीडियो के रूप में, तो उसका भी मैंने जो है वो आपका प्लेलिस्ट बनाया है द 5 मिनट शो के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन ट्रेन चला है, उसके बारे में मैंने बतलाया है करेंट अफेयर में। अभी जो है वो प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट ने जो है वो विक्रम 1 नामक जो है वो आपका स्पेस स्टेशन से मतलब कह सकते हैं कि लॉन्च किया गया है सैटेलाइट, तो उसके बारे में मैंने बतलाया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। 72 नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, उसके बारे में भी मैंने बतलाया है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर जरूर से जरूर करें। तो पहले भाग में हम लोग प्रमुख प्रमुख नीतिगत फैसले और मंडल आयोग के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम तो यह सरकार के किसी विभाग द्वारा जारी किया गया एक लिखित आदेश या फैसला होता है, इसी को कार्यालय विज्ञापन कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था? तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो 1979 में गठित हुआ था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है वो बीपी मंडल जो है वो बने थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? तो सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC को 27% जो है वो आरक्षण देना था। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो किस वर्ष सौंपी थी? तो वर्ष 1980 में। 1989 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने मंडल आयोग के सिफारिश को लागू करने का वादा किया था? तो जनता दल के द्वारा जो है वो किया गया था। 1989 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की घोषणा किया था? तो PV सिंह जो है वो बने थे, VP सिंह, जिसको विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो कहा जाता है। सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने वाला आधिकारिक आदेश जो है वो कब जारी हुआ था? तो 13 अगस्त 1990 को। आरक्षण के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर प्रसिद्ध मामला का नाम क्या है? तो इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामला 1992। तो इंदिरा साहनी जो केस हुआ था वो आपका OBC आरक्षण के खिलाफ हुआ था, और यह 1992 में हुआ था। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीशों ने सुनवाई किया था? तो 11 न्यायाधीशों की संवैधानिक जो पीठ बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 27% आरक्षण के फैसलों को कब वैध घोषित किया? वर्ष 1992 में ही घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण कानून में किस सुधार की सिफारिश की थी? तो पिछड़े वर्ग के संपन्न लोगों यानी कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ न देने के लिए। तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अभी भी जो है वो अगर आप फॉर्म भरते होंगे तो उसमें आता है कि आप NCL से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसी को क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में बड़े फैसले लेने में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होती है? तो विधायिका, संसद, कार्यपालिका, सरकार और न्यायपालिका। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत का शासनाध्यक्ष कौन होता है जो वास्तव में सरकार जो है वो चलाता है? तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपका करता है, लेकिन आपका वो बुलाता कौन है? तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। देश के नीतिगत फैसलों में जनता की राय का प्रतिनिधित्व कौन सी संस्था करती है? तो संसद यानी कि विधायिका। सरकारी अधिकारियों को क्या कहा जाता है जो फैसलों को
अमली जामा पहनाते हैं तो लोक सेवक और या फिर सिविल सर्वेंट उसको कहा जाता है। संसद की मंजूरी के बिना कोई भी बड़ा केंद्रीय कानून क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति संसद के पास है। लोकतंत्र में संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि देश के फैसले नियमों और कानूनों के दायरे में सामूहिक रूप से जो है वो लिया जा सके। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई कानून बना है तो उसको हर लेवल पर, जैसे स्टेट लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, या फिर और भी जितने तहसीलदार लेवल हैं वो मतलब कि उसको लागू करने में आसानी होता है। इसीलिए क्या संस्थाओं के माध्यम से काम करने से फैसलों में देरी होती है? हाँ, लेकिन इससे फैसलों में गलतियाँ की गुंजाइश जो है वो बहुत कम हो जाती है। नहीं तो अगर मान लीजिए संस्थाओं के बिना अगर फैसले लिया जाएगा तो कह सकते हैं कि गलतियाँ बहुत सारी हो सकती है। संविधान के अनुसार कानून में बदलाव करने का अधिकार किससे है? तो संसद को। अधिकारियों और मंत्रियों के बीच विवाद का निपटारा जो है वो अदालत न्यायपालिका करता है। अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी की पहचान के लिए कौन सा मानदंड अपनाया गया था? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन। राष्ट्रपति अपना कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला किसकी सलाह पर लेता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद या फिर प्रधानमंत्री के मंत्री के नेतृत्व में। मंडल आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप से कब पूरी तरह से लागू किया गया था? तो 1993 में संशोधित आदेश के साथ। ऐसे अगर बोलेगा तो 1992 आप कह सकते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज की निगरानी कौन करता है? तो संविधान, मीडिया और जनता की लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं। नीतिगत फैसलों पर संसद में चर्चा होना क्यों जरूरी है? ताकि विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देश की जनता के विचार जो है वो शामिल हो सके। क्योंकि जो प्रतिनिधि होते हैं, जो आपके सांसद चुन करके जाते हैं पार्लियामेंट में, वह जो है अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बतलाएंगे, अलग वाले अपने क्षेत्र के बारे में बतलाएंगे। तो इसीलिए नीतिगत फैसलों पर संसद में चर्चा होना जरूरी है कि किसी एक टॉपिक को लेकर के दूसरे जो है वो आपके सांसद के मन में क्या है। नौकरशाही का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को व्यवहारिक रूप से जो है वो लागू करना। दूसरा भाग जो है वो हम लोग पढ़ेंगे संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, जिसमें हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत की विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद, पार्लियामेंट। भारत की संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा कहते हैं लोअर हाउस को, और उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा जो है वो कहा जाता है। संसद के अंगों में सदनों के अलावा कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति। बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी संसद का हिस्सा होता है तो कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन में। यानी कि जब इलेक्शन होता है आपके स्टेट में, तब जो चुन करके जाते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और स्टेट में कहेंगे तो विधानसभा के सदस्य। केंद्र लेवल पर लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट चुने जाते हैं, स्टेट लेवल पर विधानसभा के। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्य जो है वो कितने हैं आपका सीट? तो 543 सभी निर्वाचित हैं। मनोनीत पहले जो है वो 2 हुआ करता था, उसको हटा दिया गया। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस सदन को भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को। क्या राज्यसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है? नहीं, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है वो 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते रहते हैं, याद रखिएगा। साधारण कानून पारित करने के मामले में किस सदन की
शक्ति अधिक होती है तो दोनों सदनों को बराबर अधिकार है, लेकिन गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक में लोकसभा का पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जो है साधारण कानून है उसको पारित करना है तो आप किसी भी हाउस में जा कर के उसको पारित करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें मान लीजिए कोई विवाद हो गया तो फिर अगर संयुक्त बैठक होगा तो संयुक्त बैठक में लोकसभा का कह सकते हैं कि वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है। धन विधेयक मनी बिल केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। राज्यसभा किसी धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? केवल 14 दिनों तक। अगर वह रिपोर्ट मतलब कि कह सकते हैं कि मनी बिल को वापस नहीं करती है तो वो मान लिया जाता है कि वो आपका स्वीकार है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को कोई संशोधन सुझाए तो क्या लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य है? नहीं, लोकसभा उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण किस सदन का होता है तो केवल लोकसभा का। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो किसे इस्तीफा देना पड़ता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को। राज्यसभा का प्रधान सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति। अभी आप बतलाएंगे कमेंट में कि अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और किस नंबर के हैं। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। अभी बतलाएंगे कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है और राज्यसभा के उपसभापति कौन है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से ही किसी एक को जो है खड़ा करके करवा देते हैं, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से ही करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, जो कि मैंने पहले बताया। और संयुक्त बैठक जो है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष, वहीं आपका विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, याद रखिएगा। संसद के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना अनिवार्य है? कम से कम 2 सत्र। 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीना का अंतर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। संसद में बजट कौन पेश करता है तो सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि लोकसभा में जो है वो बजट पेश किया जाता है। अगला है भाग 3 में हम लोग कार्यपालिका, राजनैतिक और अस्थाई के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? व्यक्तियों का वह समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने और नीतिगत फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, राजनैतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन शामिल होता है तो जनता द्वारा एक खास अवधि जैसे 5 वर्षों के लिए निर्वाचित नेता और मंत्री जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। वहीं आपका अस्थायी परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन शामिल होता है तो लंबे समय के लिए नियुक्त होने वाले सिविल सेवक, आईएएस, आईपीएस और नौकरशाह, यह अस्थायी कार्यपालिका से संबंधित है। किसे प्रशासनिक सेवा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट भी कहते हैं तो अस्थायी कार्यपालिका के सदस्यों को कहा जाता है, यानी कि आईएएस, आईपीएस और जितने भी कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट कह सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा उच्च पद पर होता है। राजनैतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में कौन अधिक शक्तिशाली होता है तो राजनैतिक कार्यपालिका मंत्री। एक सिविल सेवक आईएएस अधिक शिक्षित होने के बावजूद मंत्री से कम शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व यानी कि प्रतिनिधि मंत्री की इच्छा सर्वोपरि होती है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो जनता के द्वारा जो है चुन कर लाया जाता है, इसीलिए उनका कह सकते हैं कि जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। इसीलिए आपका आईएएस ऑफिसर कह सकते हैं कि उनके पास पावर कम होता है, इसीलिए जो मंत्री होते हैं वो पढ़े लिखे हो या फिर ना हो, जो आपका आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, वो उनके पीछे जो है वो आपके घूमते रहते हैं। मंत्रियों को अपने विभाग के तकनीकी मामलों में किसकी सलाह लेनी पड़ती है तो विभाग के सचिव और सिविल सेवक यानी कि नौकरशाहों की। सिविल सेवक की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है तो प्रतियोगी परीक्षाओं और योग्यता, मेरिट के आधार पर, लेकिन ऐसा जो है वो आपका राजनीतिक जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें नहीं होता है, कोई भी चला जाता है, अनपढ़ होना चाहिए
या फिर कोई पढ़ा लिखा कोई भी जो है वो चले जाएंगे। क्या सरकार बदलने पर अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य बदल जाते हैं? नहीं, वे सेवानिवृत्त की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। बस सरकार कह सकते हैं कि अपने हिसाब से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। सत्तारूढ़ दल के बदलने पर कौन बदलता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्री और प्रधानमंत्री। नौकरशाही का निष्पक्ष होना क्यों आवश्यक है? ताकि वे किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव में आए बिना कानून के अनुसार काम कर सके। इसीलिए नौकरशाही का निष्पक्ष होना आवश्यक है। मंत्रालय का वास्तविक और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रालय का वास्तविक और राजनीतिक प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो सेक्रेटरी, सचिव, जो कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ही होता है। यानी कि जो कह सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बना 2020 में, तो जा कर के वो सचिव आगे बन सकता है जब इनके पास अच्छा खासा अनुभव वगैरह हो जाता है तब। नीतियों को अंतिम रूप से कौन जो है वो देता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका, कैबिनेट जो है वो आपका नीतियों को अंतिम रूप से देता है, यानी कह सकते हैं कि एग्जीक्यूट करवाने का काम कह सकते हैं कि करता है। देश की सुरक्षा और विदेश नीति पर व्यवहारिक निर्णय कौन लेता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका, कैबिनेट और प्रधानमंत्री। सिविल सेवा के अधिकारियों का मुख्य नियोक्ता कौन होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी का जिसको कहा जाता है। ऐसे हम लोग पीसीएस कह देते हैं, लेकिन पीएससी इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म। संसद के प्रति सीधे तौर पर कौन जवाबदेह होता है? तो मंत्री, राजनीतिक कार्यपालिका। क्या सिविल सेवक सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं? नहीं, वे अपने संबंधित मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होंगे। कैबिनेट के फैसलों को लागू करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो अस्थायी कार्यपालिका की, अधिकारियों और कर्मचारियों की। लोक कल्याणकारी राज्य में कार्यपालिका का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि विकास योजनाओं को लागू करने का सीधा काम कार्यपालिका का ही होता है, इसीलिए। क्या राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है? हाँ, राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख है, यानी कि नॉमिनल हेड है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा है, तो औपचारिक रूप से कि परमानेंट रूप से कि दोनों रूप से कि इनमें से कोई नहीं, तो नॉमिनल हेड होते हैं, यानी कि औपचारिक रूप से। आप ये याद रखिएगा। तो ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो मैं जो है वो आशा करता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधायिका, यानी कि संसद के प्रति। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण विधायी कार्य है। क्या न्यायपालिका कार्यपालिका के फैसलों की समीक्षा कर सकता है? हाँ, यदि वे फैसला संविधान के खिलाफ हो तब। अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी, कार्यपालिका का हिस्सा होता है या फिर न्यायपालिका का? वह कार्यपालिका का हिस्सा होता है और सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, अटॉर्नी जनरल। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच कैसा संबंध होता है? तो दोनों एक दूसरे के निकटता से जुड़े होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच कैसा संबंध है? तो दोनों एक दूसरे से जो है वो कह सकते हैं कि निकटता से जुड़े होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जैसे अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ अच्छा है, एनसीईआरटी से संबंधित है, तो आप इसके लिए ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। भाग 4 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला 30 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थान जो है वो कौन सी है?
तो भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थान कौन सी है? तो प्रधानमंत्री। यहाँ पर कह सकते हैं कि संसद। यहाँ पर प्रधानमंत्री एक व्यक्तिगत रूप से आ गया है, लेकिन यहाँ पर संसद ऑप्शन में होना चाहिए था, यानी कि आंसर में। प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जो जैसे मान लीजिए आपका जो है वो चुनाव हुआ, उसमें जो है वो जो पार्टी विजय हुआ, तो उसमें से सभी लोग मिल करके एक जो है वो नेता को बोलेंगे कि आप जो है वो बन जाइए, तो वहीं जो है प्रधानमंत्री का शपथ जो है वो राष्ट्रपति लास्ट में दिला देते हैं। क्या प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव जनता करती है? नहीं, जनता सदस्यों को चुनती है और बहुमत वाले सांसद अपने नेता को चुनते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट होता है। यदि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न मिले तो वो क्या होता है? राष्ट्रपति सबसे बड़े गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का सामर्थ्य प्राप्त है तब तक। कोई तय कार्यकाल नहीं है, हालांकि अधिकतम सीमा जो है वो 5 वर्षों की एक तरह से माना जाता है, लेकिन इस प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यकाल नहीं होगा जब तक उनको जो है वो बहुमत जो है वो आपका समर्थन रहेगा बहुमत का लोकसभा में। मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? तो उस सरकारी निकाय का आधिकारिक नाम जिसमें सभी श्रेणी के मंत्री जो है वो शामिल होते हैं, उसी को मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद में आमतौर पे कितने मंत्री होते हैं? तो 60 से 80। कह सकते हैं कि टोटल सीट का 15% यह जो है एक अमेंडमेंट हुआ था आपका उसके तहत 2003 में, मुझे याद नहीं है फिलहाल। मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो 3 श्रेणियां। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जिसको स्वतंत्र प्रभार मिलता है, राज्य मंत्री, और एक राज्य मंत्री जो है वो होता है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से कुछ गलती है। 3 श्रेणी है, तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री होगा, और एक और मंत्री होता है, यहाँ पर नहीं मेंशन है, आप जो है वो एक बार देख लीजिएगा या फिर मैं अगले वीडियो में बतला दूंगा। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेता जो बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है उनको का प्रभार दिया जाता है, गृह मंत्रालय, रक्षा, वित्त मंत्रालय। कैबिनेट मंत्री में आमतौर पर कितने मंत्री शामिल होते हैं? लगभग 20 से 25 वरिष्ठ मंत्री। राज्य मंत्री जिसको स्वतंत्र प्रभार एक तरह से मिलता है, ये छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं और विशेष आमंत्रण पर ही कैबिनेट जो है की बैठक में यह भाग लेते हैं। राज्य मंत्री जिसको डिप्टी और स्टेट मंत्री का कार्य क्या है? ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए उनके विभागों से संबंध होते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो मेरे हिसाब से ये ठीक दिया है। एक कैबिनेट मंत्री हो गए, एक राज्य मंत्री में जो कि स्वतंत्र प्रभार मिलता है वो एक मंत्री होते हैं, और एक पूर्णतः राज्य मंत्री जिनको यानी कि देखिए ये स्वतंत्र प्रभार है, यानी कि एक तरह से इनको हटा दिया जाएगा, लेकिन राज्य मंत्री जो बनते हैं एक परमानेंट भी जो है वो बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए इसका दिया है कि राज्य मंत्री कौन है? तो ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए उनके विभागों से संबंध होते हैं। प्रधानमंत्री की बैठक की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री करते हैं। कैबिनेट को मंत्री परिषद का क्या माना जाता है? तो भीतरी चक्र या फिर कोर ग्रुप। कैबिनेट को मंत्रिपरिषद का क्या माना जाता है? तो मंत्रिपरिषद का कैबिनेट को कोर ग्रुप कहा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या अर्थ है? यदि कैबिनेट कोई फैसला लेती है तो मंत्रिपरिषद के हर मंत्री को उसे स्वीकार करना होगा, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से असहमत हो, इसीलिए इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत हो तो उसे क्या करना पड़ता है? तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए सभी लोग जो है एक तरह से मान लीजिए कोई बिल पास हुआ, तो बिल पास आपका होगा तो सभी लोग जो है वो सहमत क्यों देते हैं? ताकि अगर नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा का मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही बर्खास्त यानी कि भंग हो जाती है अगर वो अपना रिजाइन दे दे या फिर उनका मृत्यु हो जाए। मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करने का मुख्य काम किसका है? प्रधानमंत्री का। विभिन्न मंत्रालयों के आपसी विवादों में किसका निर्णय अंतिम जो है वो माना जाता है? प्रधानमंत्री का। क्या प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं? हाँ, वे राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को हटाने की सिफारिश जो है वो कर सकते हैं।
गठबंधन सरकार कोलिशन गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री की शक्तियां कम क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोगी दल के विचारों और शर्तों को मानना पड़ता है। कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरीट का अर्थ क्या है? यह कैबिनेट बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है और मंत्रालयों के बीच समन्वय जो है में मदद करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों को सीमित करने वाले बाहरी कारक कौन से हैं? तो गठबंधन के साथ ही जनमत और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले। संसदीय प्रणाली को अक्सर प्रधानमंत्री सरकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि शासन की लगभग सभी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है। क्या कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने मंत्री बन सकता है? हाँ, लेकिन 6 महीना के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। जैसे अभी कह सकते हैं कि हमारे बिहार में एक उपेंद्र कुशवाहा करके मंत्री हैं, उनके बेटे को जो है वो सांसद है, वो उनको जो है वो मंत्री का पद उनके बेटे को मिला है, पंचायती राज कह सकते हैं। तो उन पर जो है 6 महीना तक वो काम करेंगे। अगर संसद में किसी भी सदन से आपका नेता नहीं बनते हैं तो फिर उनको अपना रेजिग्नेशन जो है वो देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का आधिकारिक पता क्या है? तो 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का प्रमुख प्रधानमंत्री। सरकार संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा मुख्य रूप से कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर भाग में दिया है कि राष्ट्रपति और न्यायपालिका से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे 120 से 121 से 150 तक, फिर ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर दोनों में ही संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें विधान परिषद नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। राष्ट्रपति को उनको पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहा जाता है। आप बताइएगा कि आर्टिकल किस के तहत इम्पीचमेंट का जो है वो प्रावधान है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा। राष्ट्रपति के तीनों सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर जो है वो भारत में कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। तो भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। अभी बतलाइएगा कि कौन राष्ट्रपति हैं और किस नंबर की। संसद द्वारा पारित कोई भी विधायक कानून कब बनता है? तो जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तब वो जाकर के कह सकते हैं कानून बनता है। उससे पहले वो जो है बिल रहता है लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद। पॉकेट वीटो क्या है? राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर न सहमति देना और न ही उसे वापस करना बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए जो है लंबित रखना, उसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो न्यायपालिका पर कार्यपालिका, सरकार या फिर विधायिका, संसद का कोई नियंत्रण नहीं है, वह स्वतंत्र है न्यायपालिका। भारत की एकीकृत न्यायपालिका इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट या फिर फैसला नीचे की सभी अदालतों को मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है तो वो पूरा का पूरा जो है वो हाई कोर्ट कह सकते हैं उसको मानेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अभी तक बताइएगा कि हाई कोर्टों की संख्या कितनी है भारत में? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव द्वारा।
कितने? तो 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित होगा, तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाया जा सकेगा। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू क्या है? संसद या फिर कार्यपालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या आदेश की संवैधानिक वैधता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति जो है वो जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। और यह जो है हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या मतलब होता है? तो सार्वजनिक हित के मामले में कोई भी नागरिक जब जनता की ओर से सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करता है उसी को PIL कहते हैं। यह जो है वो भारत में लगभग 1990 के दशक के आसपास जो है वो आया था। और PIL भगवती करके जो थे वो इनके निर्माता कहे जाते हैं। संविधान का रक्षक या फिर व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को। मूल अधिकार से के हनन पर कोई नागरिक सीधे कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत हाई कोर्ट। राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? कैबिनेट मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? आर्टिकल 356। राष्ट्रपति को क्षमादान पार्डन देने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 में दिया गया है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु जो है वो 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष जो भी पहले हो जाए। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त 62 साल और 6 वर्ष जो पहले हो जाए। अदालत की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? अदालत के आदेशों का पालन न करना या फिर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाना जिसके लिए सजा मिल सकती है, इसी को अदालत की अवमानना कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत में कौन सा प्रणाली अपनाया जो है वो जाती है? तो कॉलेजियम प्रणाली। क्या भारत में न्यायपालिका को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? हाँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रशासनिक खर्च संचित निधि पर भर्ती होती है, जिन पर संसद में जो है वो मतदान नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का तीसरा स्तंभ किसे कहते हैं? न्यायपालिका को कहते हैं। पहला दूसरा जो है विधायिका, कार्यपालिका, बाद में न्यायपालिका, अब चौथा जो है वो बन गया है, कह सकते हैं कि या फिर बनाया गया है प्रेस को। लेकिन प्रेस अपना जो है वो काम नहीं करता है, तो चौथा पिलर कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी के पूरी जो है वो जंग उसमें लग गया है। तो चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हो सकता है कि एग्ज़ाम में लड़े, तो उसके लिए जो है वो आप जो है इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। क्योंकि ये NCERT जो है वो आपका सीरीज बहुत ही जो है कह सकते हैं कि रामबाण सीरीज है, और ये आपके हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है NCERT सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।